संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषताएं, उनमें जो हमने अभी तक हमारा क्रम चल रहा है संविधान की विशेषताओं में, पहला हमने जो भी पढ़ा है मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया। और उसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक जो विशेषता में दूसरा पॉइंट चला था भारतीय संविधान की विशेषताओं में, पहले हमने विशेषता में इस मौलिक अधिकार में समानता का मौलिक अधिकार पढ़ा। उसके बाद स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया। तो ये एक एक करके ऐसे हमारा समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ, धार्मिक स्वतंत्रता, और आज जो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो मौलिक अधिकार में चल रहा है वो है हमारा 5वां मौलिक अधिकार। कौन सा? 5वां मौलिक अधिकार जिसे हम कहते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो देखिए क्या है हमारी संस्कृति व शिक्षा का मौलिक अधिकार। इसमें जो मौलिक अधिकार में कौन सी बातों को प्रावधान किया गया है, शामिल किया गया भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए, उसके बारे में हम आज इसको हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा व संस्कृति, पहली बात है ये नोट करने योग्य बात है कि इस मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है? तो अनुच्छेद 29 एवं 30। कितने हो गए? 2। कितने अनुच्छेद हो गए? 2 अनुच्छेद 29 और 30। तो देखिए शिक्षा व संस्कृति का या संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है ये है कि ये जो है वह विशेष करके हम कह सकते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित विशेष अधिकार इसमें किसका है? प्रावधान है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। देखिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, या हम कह सकते हैं विशेष अधिकार की बात कही है। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है। ध्यान रखना है जो ये मौलिक अधिकार है वह अल्पसंख्यकों के लिए। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात ये भी, अल्पसंख्यक कहते भी क्या किसे है, यानी क्या परिभाषा अल्पसंख्यक के लिए। देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है किसे कहते हैं अल्पसंख्यक, उसको भी समझिए। देखिए अल्पसंख्यक का मतलब देखो जिसे हम कहते हैं हमारे टोटल जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस जनसंख्या का 50% से कम होना चाहिए योगदान। किसी भी हम कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की, कुल जनसंख्या है उसका 50% से कम है पब्लिक अगर किसी भी धर्म का, यानी उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा। तो देखिए आप देखो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 1 दोनों का हम डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 में किस बात का प्रावधान है और 30 में किस बात का प्रावधान। देखिए तो अनुच्छेद 29 देखो, अनुच्छेद 29 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी यानी भारतीय नागरिक है, जैसे अल्पसंख्यक, उसमें भी किसका? अल्पसंख्यकों का। हम पहले भी बता चुके हैं। देखो तो यानी भाषा, लिपि व संस्कृति, यानी भाषा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए वो क्या कर सकता है? अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। किनका अधिकार? उन वर्गों के लिए वो अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अर्थात कहने का मतलब है कि उनके साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भाषा को लेकर, लिपि को लेकर और संस्कृति को लेकर। भाषा है नहीं जो हम आपको पता है लिखित और मौखिक रूप से हम जो भी अगर उच्चारण करते हैं वो भाषा के माध्यम, हिंदी, संस्कृत। लिपि क्या है? यानी भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिपि। संस्कृति यानी जो रहने का तरीका, खान पान, रहन सहन, वो सब किस में आता है? हमारी संस्कृति में इंक्लूड होता है। आगे देखिए अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में देखिए बातों का ध्यान इनमें ध्यान रखना है, यानी वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वह अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, प्लस उनका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी प्रबंधन की व्यवस्था। किसका प्रावधान है? यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनके लिए प्रबंधन की व्यवस्था करने का प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है?
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जो मौलिक अधिकार में फोर्थ मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था, याद है कौन सा? जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। उसमें क्या बताया था? अनुच्छेद 28 में एक बात बताई थी, क्या कहा गया था उसमें? इस बात का प्रावधान है कि किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक संस्थानों यानी जो शिक्षण संस्था है वहां पे धर्म से संबंधित, यानी किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी जो भी संस्था है वहां पे धर्म से संबंधित शिक्षा न देने का प्रावधान था अनुच्छेद 28 में। लेकिन अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि वह शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है और धर्म से संबंधित शिक्षा यानी अल्पसंख्यक के वर्ग के लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अनुच्छेद 30 यहाँ पे देखो, यह पाबंदी नहीं है, यानी विशेष करके हम कह सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत धर्म की शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। विशेष करके जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर मदरसों में, मकतब, यानी यहाँ पे मदरसा वगैरह मकतबों में हम कह सकते हैं शिक्षा देने का प्रावधान है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, अधिकार है वह है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए छात्रों, जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है संविधान की विशेषताओं में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में जो इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार है वह है हमारा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें भी देखिए कितने जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, देखिए तो विशेष करके ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 का उल्लेख, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आगे देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन 32 से पहले आपको ध्यान रखना है, हमने बताया था कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक, कहां से कहां तक, ये इंपोर्टेंट बात नोट करने की बात है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से कहां तक? तो 12 से 35। देखिए 35 से पहले देखो हम एक बात अनुच्छेद 31 की बात करते हैं। 31 का मतलब जो हम कह सकते हैं, याद होगा इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कानूनी या हम कह सकते हैं विधिक अधिकार बना दिया। क्या है कानूनी और विधिक अधिकार, इसको भी देखिए समझिए। हमने इससे पहले भी बताया गया कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7। लेकिन बाद में कितने रह गए? अभी भी कितने वर्तमान में? 6। कौन सा मौलिक अधिकार देखो कम किया है? तो आपको याद होगा जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार बताया भी था एक बार, लेकिन एक बार देखिए वापस संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार क्या देखो, इसके यानी संपत्ति के अधिकार को हम कहते हैं ये जो मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से समाप्त करके इसको बना दिया विधिक अधिकार। क्या बना दिया? विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और भारतीय संविधान में हम कह सकते हैं अनुच्छेद 300 का जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? अनुच्छेद 300 का जोड़ दिया गया। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तो कहने का मतलब संपत्ति का मौलिक अधिकार को हमारे संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार। और अनुच्छेद 31 में ये जहां पे उल्लेख था संपत्ति का अधिकार का, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 32 के तहत हमने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए इनका क्या है, इसमें कितने प्रकार के रिट जारी की, रिट क्या है, क्यों जारी की जा सकती है, इसके बारे में हम आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो देखिए शब्द एक उपचार, जिसे हम कह सकते हैं इलाज। और उपचार और इलाज की जरूरत कब पड़ती है? जैसे हमारे बॉडी शरीर में भी कोई अगर बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमने ये एक एक करके मौलिक अधिकार पढ़े थे, 5 मौलिक अधिकार, उन हमारे 5 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, अतिक्रमण होने पर, अवज्ञा होने पर
व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक शरण ले सकता है। कहाँ पे? न्यायालय में। कहाँ शरण लेगा? न्यायालय में, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? हमारा कोर्ट है, न्यायालय है, ध्यान रखना। तो एक होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हमारा उच्च न्यायालय। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत तो व्यक्ति जो भारतीय न्याय संविधान के जो हमने कहा अनुच्छेद 32 के तहत वो कहाँ शरण लेगा? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट एससी इसके तहत हम कहते हैं अनुच्छेद उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट के तहत हम कहते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और अनुच्छेद 32 के तहत हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब अगर, लेकिन उससे भी पहले एक बात देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के जनक, आधुनिक भारत के मनु की संज्ञा, इन्होंने जो हम कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था उन्होंने? भारतीय संविधान की जो हम कहते हैं संविधान की आत्मा, यानी आत्मा की संज्ञा दी। अर्थात कहने का मतलब है कि इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। तो सीधा सा आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, सबसे पहले भी हमने पढ़ा था संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान के बारे में किसी कहा गया है तो संविधान की प्रस्तावना को ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार तो आंसर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, अर्थात कोई भी संस्था या व्यक्ति जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय में शरण लेगा। तो उसे हम कहते हैं, उसका प्रावधान है वह है हमारे 5 रिट जारी की जा सकती। कितनी? 5 रिट, जिसे हम कहते हैं रिट यानी याचिका। क्या कहते हैं? रिट यानी याचिका। अर्थात 5 रिटें जारी की जा सकती हैं, वह न्यायालय में शरण ले सकता है। उनको मार्ग रास्ता जानने का है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो 5 रिट जारी की जा सकती है, याचिकाएं जारी की जा सकती है, वह कौन कौन सी? देखो, जिससे पहली याचिका रिट है, हम उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए एक एक बात पर पहले नाम देखिए। दूसरा है देखिए बंदी प्रत्यक्ष के बाद हम कह सकते हैं परमादेश। तीसरा हमारा देखो जिसे कहते हैं प्रतिषेध। चौथी बात देखो उत्प्रेषण। पांचवी बात ध्यान को अधिकार प्रचार। तो ये 5 प्रकार की रिट देखो, कितने याचिकाएं रिट दायर की जा सकती है? 5। पहले कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। तीसरा प्रतिषेध। चौथा उत्प्रेषण। 5वां अधिकार प्रचार।